नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत में सबसे पहले बात ऋषिकेश की, जहां एम्स में बुधवार को हुई 2 मौतें। बुधवार को कोरोना संक्रमित पेशेंट की मौत हुई थी। दोनों ही शवों को दफनाना पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। पुलिस ने रानी पोखरी में शवों को दफनाने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वहां से पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। तो बुधवार को ये 2 मौतें हुई थी। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें हुई थी और उनका शव दफनाना यहां पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया है कि उनके आसपास की जगह पर यह शव दफनाए जाए। सुनील नाप्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पुलिस को यहां से बैरंग लौटना पड़ा, लेकिन क्या कोई रास्ता पुलिस निकाल पाई है? देखिए अपर्णा, अभी इस बारे में कुछ तय नहीं हो पाया है कि आखिर जो शव है इनको कहाँ दफनाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। ऋषिकेश से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर रानी पोखरी है। पुलिस ने आज जैसे ही सुबह यहाँ पर कार्रवाई शुरू की, वहां पर गड्ढे खोदने की कार्रवाई शुरू की। इस बीच लोगों को इसकी भनक लगी। आसपास के जो ग्रामीण थे बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस बात का जोरदार ढंग से विरोध किया कि दोनों जो मृतक हैं उनका इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के दोनों मुजफ्फरनगर के निवासी है, लिहाजा उनके यहाँ पर न लाया जाए, ये लोगों का कहना था। इसके बाद पुलिस ने काफी समझाने बुझाने का प्रयास, लेकिन जब ग्रामीण शांत नहीं हुए तो पुलिस को एक बार फिर वापस ऋषिकेश जाना पड़ा। और अभी जो ताजा अपडेट है कि ऋषिकेश में भी अभी इस बात पर मंथन चल रहा है कि आखिर जो दोनों शव है इनको दफनाया कहाँ जाए, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ऋषिकेश में आसपास कहीं पे कब्रिस्तान नहीं है। रानी पोखरी के इस इलाके में कब्रिस्तान था, लेकिन वहां पर लोगों के जबरदस्त विरोध के कारण पुलिस को वापस जाना पड़ा। और अभी जो दोनों शव हैं कल से अभी तक एम्स की मोर्चरी में ही पड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुनील। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो उत्तराखंड में अब तक कोरोना केस के 1199 मरीज हुए हैं। आज कोरोना के 46 नए केस सामने आए हैं। 874 एक्टिव तो 309 ठीक हुए हैं। 11 मरीजों की मौत हो गई है। अल्मोड़ा में 5, चमोली में 2, चंपावत में 2, दून में 15 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 1, पौड़ी में 1, रुद्रप्रयाग में 14 तो टिहरी में 6 नए केस सामने आए हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनी सब्जी मंडी। 11 जून तक निरंजनपुर मंडी को सील किया गया है। कोरोना संक्रमण का हब सब्जी मंडी बनी है। गुरुवार को मंडी से 22 नए मामले सामने आए थे। मंडी से जुड़े कल 46 लोग पॉजिटिव निकल चुके हैं। निरंजनपुर मंडी को सील कर दिया गया है। लगातार यहां से मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना हब ये मंडी बन चुकी है। के थोक व्यापार की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर सब्जी मंडी में गुरुवार को रैंडम सैंपलिंग में एक साथ 22 लोग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन ने आनन फानन में मंडी को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया है। इसके साथ ही मंडी के 5 ब्लॉक भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। मंडी में अभी तक मंडी और मंडी से जुड़े 46 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने अब देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में शनिवार और इतवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को, प्रशासन को, सरकार को मार्च की शुरुआत में ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि निरंजनपुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के जो कायदे कानून हैं वो तार तार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने इसी सब्जी मंडी से लाइव दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति है। सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज़ यहाँ से व्यापारी आते हैं, फल और सब्जी यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। कोरोना की जो एडवाइजरी है उसको तार तार किया जा रहा था। उसी का नतीजा है कि आज निरंजनपुर सब्जी मंडी से 46 कोरोना पॉजिटिव अभी तक सामने आ चुके हैं। अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून से खबर है, जहां शनिवार और रविवार को करीब 3 लाख लीटर सैनिटाइजर के जरिए सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम देहरादून ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर हफ्ते देहरादून को शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। साथ ही नगर निगम को आदेश जारी किया है कि वो इस दौरान शहर को सैनिटाइज करे, जिसके लिए निगम ने तैयारी पूरी कर ली है।
आदेश प्राप्त हुआ है कि सैटरडे संडे को पूरा शहर सैनिटाइज किया जाएगा और इसकी तैयारी नगर निगम ने पूरी तरह से कर ली है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके पूर्व भी करीब 5 बार हम लोगों ने महाअभियान चलाकर, जब से जनता कर्फ्यू पहली बार 22 मार्च को लगा था, तब से हमने भी डिस्ट्रिक्ट पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम प्रारंभ कर दिया था। वहीं देहरादून में कोरोना संक्रमण पर आज अहम बैठक शाम 6:30 बजे सीएम आवास में होगी। कम्युनिटी ट्रांसफर रोकने से बचाना एक बड़ी चुनौती है। सीएम ने कहा कुछ लोगों की हिस्ट्री ट्रेस नहीं हो पा रही है। शनिवार और रविवार को देहरादून बंद रहेगा सैनिटाइजेशन के लिए, और कम्युनिटी ट्रांसफर रोकना इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, निश्चित रूप से जो भी निर्णय इस समय लिए जा रहे हैं, ये जो महामारी है कोविड-19 उसको कैसे रोका जा सकता है, वो सामाजिक जीवन में न घुले मिले, उस दृष्टि के निर्णय लिए जा रहे हैं। इस पर हम लोग अभी विस्तार से बैठ करके इसकी योजना बनाएंगे, क्योंकि देहरादून शहर में कुछ केसेज ऐसे हैं कि जो अभी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसे में ये खतरा रहता है कि वो कहीं कम्युनिटी में न चला जाए। उत्तराखंड में दून मेडिकल कॉलेज, एसटीएच हल्द्वानी, आईआईपी देहरादून, एम्स ऋषिकेश और बेस हॉस्पिटल श्रीनगर समेत 6 लैबों में कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। बावजूद इसके इन लैब में 7,000 के आसपास सैंपल का बैकलॉग पड़ा हुआ है, जो रोज बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में सैंपल रिपोर्ट के वेटिंग में होने से हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ गई है। वहीं डीजी हेल्थ ने अब एम्स समेत सभी लैबों को चिट्ठी लिखकर बैकलॉग को जल्द खत्म करने को कहा है। पत्र में कहा गया कि लैबों में शिफ्ट बढ़ाई जाए। और दूसरा मेरे द्वारा आज निदेशक एम्स को भी लेटर लिखा गया है कि वो जो है कृपया करके जो हमारे उनके यहाँ एवेटेड सैंपल्स पड़े हुए हैं, उनकी जो है रिपोर्ट्स वो बहुत जल्दी से काम को और शिफ्टों में रिवाइज करते हुए उनको जो है उन टेस्टों को शीघ्र उनकी रिपोर्ट्स देना शीघ्र करना शुरू करना। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में कोविड-19 के सैंपल की जांच के लिए ट्यूनेट मशीन लगेगी। इसके लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है। ट्यूनेट मशीन के स्थापित होने के बाद यहां आसानी से कोविड-19 के सैंपल की जांच हो पाएगी। सीमांत जिले में कोविड-19 के सैंपलों की जांच के लिए ट्यूनेट मशीन नहीं होने के कारण यहां पर सैंपल की जांच नहीं हो पा रही। इस कारण स्वास्थ्य विभाग सैंपलों की जांच के लिए 220 किलोमीटर दूर हल्द्वानी भेजने को मजबूर है। यहां सुविधा नहीं होने के कारण सैंपलों की जांच के लिए हल्द्वानी भेजने में 1 दिन का पूरा समय लगता है, जिससे कोविड पॉजिटिव नेगेटिव की सूचना भी देरी से मिल पाती है। पिथौरागढ़ को एक ट्रूनेट मशीन दी जाएगी जो कोविड का टेस्ट करेगी। तो हमने इस संबंध में हमने पैथोलॉजिस्ट से भी बात की थी। इसमें स्वैब टेस्ट होता है जिससे कि कोरोना का हमें पता चल जाएगा। इससे हमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में गौरा देवी जैसी महिला रही जिन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। सीएम ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। आप सबसे ये अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर ऋषिकेश में जगह जगह पौधारोपण कर ग्रीन ऋषिकेश का नारा दिया गया। ऋषिकेश नगर निगम के दीनदयाल पार्क में मेयर ने पौधारोपण कर पौधे के संवर्धन के लिए जिम्मेदारी लेने की बात कही। वहीं भारत मंदिर इंटर कॉलेज में विधानसभा अध्यक्ष ने पेड़ लगाकर लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की। पेड़ लगा के उसका वहीं पे इतिश्री ना करें और एक एक व्यक्ति अवश्य जिम्मेदारी ले कि जो पौधा आज हमने लगाया है उसकी देख रेख भी करें
और तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। मैंने तो पहले भी एक आह्वान किया था, मैं आज फिर आह्वान कर रहा हूँ कि किसी की महापुरुष की पुण्यतिथि पे, किसी के जन्मदिन पे, किसी की शादी में, और यदि नव दंपत्ति अपने ससुराल में एक एक पौधा लगाए तो निश्चित रूप से ये हमारा जो संकल्प है ये बहुत आगे बढ़ सकता है। कोविड-19 के चलते सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए फ्रीज करने और हर महीने एक दिन का वेतन काटे जाने को गलत बताते हुए कर्मचारी संगठन इसका विरोध करने में लगे हैं। शुक्रवार को पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन समेत 6 अन्य कर्मचारी संघों की बैठक में सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया गया। कहा गया कि डीए फ्रीज करने से 2021 में रिटायर होने वाले एक कर्मचारी को कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान तो होगा ही, साथ ही उसकी पेंशन पर भी आजीवन इसका प्रभाव पड़ेगा। नर्सेज, 4th क्लास, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, तमाम लोग जो हैं, कई लोग इस समय जो है कोरोना पीड़ित हो गए हैं और वो सब आइसोलेट हैं। उसके बावजूद जो है हमारी सरकार जो एक दिन का वेतन काट रही है, अन्य प्रदेशों में कर्मचारियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन मान दिया गया है। जोखिम भत्ता दिया जा रहा है पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों को। उत्तराखंड में कुछ देने के बजाय, उनको प्रोत्साहन करने के बजाय उनका 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के महिला अधिकारी अलंकृता सिंह के ट्विटर अकाउंट पर गाली गलौज के साथ अभद्र टिप्पणी के आरोप में साइबर थाना देहरादून में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक महिला अधिकारी के सोशल अकाउंट में कुछ दिन से कुछ अज्ञात लोग लगातार अकादमी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जिस पर महिला आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। साइबर सीईओ अंकुश मिश्रा का कहना है कि अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कल हमें एक सूचना मिली एक महिला अधिकारी द्वारा कि कुछ आपत्तिजनक ऐसे कमेंट किए गए, जिन पे हमने जब उसकी जांच करी तुरंत ही, तो हमने पाया कि इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करने की आवश्यकता है। तो तुरंत ही हमने अपनी टीम, स्पेशल टीम बना के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो हमारी टीम में लगी रहती है, उनके द्वारा जो जो तथ्य मिले उसके आधार पे और जो वादी द्वारा जो भी उन्होंने तथ्य हमें दिए उन सभी के आधार पे हमने कल शाम को एक मुकदमा पंजीकृत किया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और टीम राहुल में शामिल प्रकाश जोशी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को एक चिट्ठी लिखकर इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि पार्टी के कई नेता मीडिया में अलग अलग बयान देकर कांग्रेस की इमेज को बट्टा लगा रहे हैं। जोशी ने चिट्ठी में लिखा कि ज्योत सिंह बिष्ट, सूर्यकांत धस्माना, विजय सारस्वत और धीरेन्द्र प्रताप ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं, जिससे कांग्रेस की स्थिति हास्यास्पद हो गई है। इसके साथ ही प्रकाश जोशी ने कोविड फंड के लिए विधायकों की सैलरी और भत्ते काटने के मामले में कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग सुर में बोलने को लेकर कहा कि इस जनता के बीच गलत मैसेज गया। जोशी ने अपनी चिट्ठी में इस बात की ओर इशारा किया कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की कमियों को उजागर करने में कहीं न कहीं पीछे रही है। सरकार रोज एक फैसले लेती है, अगले दिन उस फैसले को पलट देती है। सिर्फ कॉपी पेस्ट करके सरकार अपना काम चला रही है, रोज नए नियम आ रहे हैं। तो इस पर मुख्यमंत्री और सरकार को बेनकाब करना जरूरी है। और मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस का जो के बड़े नेता भी हैं वो और अधिक अगर आक्रामकता इस पर वो दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग कांग्रेस को भी हम एकजुट रख पाएंगे और शायद एक पार्टी लाइन पर बोलेंगे तो शायद हम लोग सरकार को पूरी तरह बेनकाब कर पाएंगे। उसकी और अधिक जरूरत है अभी। प्रकाश जोशी की इस चिट्ठी पर बोले उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, मीडिया को कांग्रेस की परेशानी दिखती है, रेखा आर्य रो रही हैं, ये नहीं दिखता है। लॉकडाउन के दौरान भले ही कुछ सरकारों ने अपने प्रवासियों को घर भेजने का काम किया हो, लेकिन आज भी ऐसे हजारों मजदूर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि 3 महीने तक काम ठप होने से इनके पास ना अब घर जाने के लिए पैसा बचा है, ना ही कोई सरकार इनकी सुध ले रही है। लॉकडाउन के बाद कुछ कर्जा कर या फिर कुछ मजदूरी कर ये लोग अब पैसे इकट्ठा कर अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि जहां पहले उनको अपने घर जाने के लिए 200 से 500 रुपए का किराया देना पड़ता था, वहीं अब उनको घर जाने के लिए 2,500 से 3,000 रुपए का किराया भुगतान करना पड़ रहा है। खाना तो मिलता था पहले, जिससे अब हम लोग 9 आदमी थे और 9 आदमी उसमें 2-3 आदमी का खाना मिलेगा, कहाँ से पूरा होगा? फिर तो भूखा नहीं मरेंगे। अब काम चला है, कुछ दिन काम हम लोग करे हैं, 15-20 दिन,
उसके बाद अब घर जा रहे हैं। ये सही है कि लगातार हम लोगों की नज़र, पैनी नज़र हमारे विभाग सारे देख रहे हैं। जहाँ से इस प्रकार कोरोना कहीं आता है तो तब हम उस प्रकार उसको रोकने के लिए, जिससे कि वो समाज में ना जाए, जिससे कि वो संक्रमित होते हुए हमें जो ट्रेवल हिस्ट्री या हिस्ट्री है उसका पता चले, जिससे कि हम उसको वहीं कंट्रोल करें। तो इस प्रकार देहरादून को 2 दिन बंद रखना, 1 दिन तो ऑलरेडी बंद था, 1 दिन बढ़ाने का काम किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समय आने पर ऐसे निर्णय कई जगह लिए जाएंगे और इस प्रकार के निर्णय कई जगह ड्रॉप भी किए जाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य मंत्री रेखा आर्य के आदेश के बाद शासन की कार्रवाई, निदेशालय से उप निदेशक सुजाता को हटाया गया। महिला बाल विकास विभाग में थी उप निदेशक, सचिव सौजन्य ने जांच के आदेश के बाद कार्रवाई की। सुजाता को महिला छात्रावास में अटैच किया गया। वित्तीय अधिकार पहले से ही उनके सीज किए जा चुके हैं। एसके सिंह उप निदेशक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो सचिव सौजन्य ने जांच के आदेश के बाद ये कार्रवाई की है। और हमारे साथ खुद उत्तराखंड में राज्य मंत्री रेखा आर्य फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद जी। रेखा जी, क्या कहा जाए, देर आए दुरुस्त आए? जी बिल्कुल, जो आदेश आज हुए हैं वो पहले हो जाने चाहिए थे जी, और लेकिन फिर भी आप ही की बात दोहराऊंगी कि देर आए दुरुस्त आए। और एक अधिकारी जिस पर जांच चल रही हो उसको उसी स्थान पर बनाए रखना कहीं से भी उचित नहीं था। तो ठीक हुआ आज जो आदेश जारी हुए हैं, मुझे लगता है कि आगे जांच प्रभावित नहीं होगी। जी रेखा जी, लेकिन जिस वक्त आपने ये आदेश किया था, अगर उसी वक्त उसी के अनुरूप कार्रवाई होती तो क्या नहीं लगता कि एक सही मैसेज जाता? निश्चित रूप से वही मैं कह रही हूँ कि ये आदेश जो आज आया है, 1 हफ्ते बाद आया है, ये उसी समय स्पष्ट दिए गए थे, तो उसी समय कर दिए जाने चाहिए थे, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि नहीं आ पाया। फिर भी मैं आज यदि आदेश निकला है तो निश्चित रूप से ये मैसेज है कि जो सरकार कहती है या जो सरकार निर्देश करती है उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। और आगे से ऐसा ना हो, किसी आदेश की अवहेलना ना हो, ना सिर्फ आपका बल्कि या किसी और मंत्री के आदेश की अवहेलना ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो यहाँ पर लगातार ऐसा लगता है कि अपनी मन की करती है। देखिए, मुझे लगता है कि हर जनप्रतिनिधि, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मंत्री हो या वो कोई अन्य हो, मुझे लगता है कि उसको अपनी आवाज यदि कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध उठानी चाहिए और कार्रवाई उस पर, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कार्रवाई होना निश्चित ही है। अब आप संतुष्ट हैं? देखिए, मुझे लगता है कि संतुष्टि वाला विषय नहीं है। जब से जांच में आएगा, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस के साथ चल रहे हैं, जांच होगी, जांच में यदि जो चीज निकल के आएगी उसी के अनुसार जो कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है तभी शायद सही परिणाम पे या उस पर मैं सही बात कह पाऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, देहरादून में रह रहे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में बिहार मूल के प्रवासी आईटी पार्क के पास इकट्ठा हो गए। उनके मुताबिक आईटी पार्क पुलिस चौकी ने उनको गुरुवार रात पर्चियां थमाई और कहा कि जिन प्रवासियों को अपने प्रदेश वापस जाना है, शुक्रवार सुबह सुबह यहां पहुंच जाएं। यहां से उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा जाएगा, जहां से ट्रेन उनको बिहार लेकर जाएगी। लेकिन जब प्रवासी यहां पहुंचे तो कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। 2-3 घंटे वह यहां रुके। एक पुलिस वाला आया और उसने उन्हें बताया कि आज ट्रेन नहीं चलेगी, लिहाजा वो अपने घर लौट जाएं। ज्यादातर प्रवासी राजधानी मजदूरी करते हैं। उनका कहना है कि वो अपने कमरे छोड़ आए हैं और वो जाएं तो जाए कहां। गाड़ी के इंतजार में। अच्छा, कौन बोले थे यहाँ पे गाड़ी आएगी? बुलाया भी है, सब थाना से बुलाया, नंबर दिया, पर्ची कल खुला। हाँ, तो लेके गया, बोला कि कल आना 6 बजे। तब 6 बजे सब हम सब आकर यहाँ बैठे हैं। अभी पूरा सर बोला कि ट्रेन रद्द हो गया, तो अपना अपना जहाँ जहाँ रहते तो वहाँ चले जाओ। हल्द्वानी के कुछ युवा कूड़े कचरे के सहारे मिसाल पेश कर रहे हैं। ये युवा अपने छोटे छोटे प्रयासों से किस तरह से प्रकृति को खूबसूरत बनाने में जुटे हुए हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी। प्रकृति प्रेमी अपनी अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। हल्द्वानी की एक ऐसी ही संस्था है गो क्लीन गो ग्रीन, जो अपने साथ कुछ स्कूली स्टूडेंट्स को जोड़ करके, स्वयंसेवी लोगों को जोड़ करके किस तरीके से बंजर ज़मीनों को आबाद करने में लगी हुई है और सुंदर खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। ऐसी ज़मीनों को जहां पर लोगों ने कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया था, या फिर ऐसी ज़मीनें जहां पर झाड़ियां उगी हुई थी और लोग जाना पसंद नहीं करते थे। हमारे साथ गो क्लीन गो ग्रीन संस्था के मनोज नेगी जी मौजूद हैं। मनोज जी, किस तरीके से आपने ये तस्वीर बदली है, किन किन चीज़ों का मटीरियल आपने इस्तेमाल किया?
एक्चुअली ये जो जगह थी ये एकदम मतलब वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी की जगह थी और ये जगह बिल्कुल एकदम बेकार सी पड़ी थी। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल, टायर और बैम्बो यूज करके हमने एक पहले तो इसको खूबसूरत बगीचे का आकार दिया, एक गार्डन का आकार दिया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि अगर गार्डन है तो एक यहाँ पे हमने गौरैया के कुछ घोंसले लगाए। गौरैया के घोंसले लगाने के साथ में उनके पानी के लिए एक पॉन्ड भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें करके हमने ये एक खूबसूरत जो है रीयूज़ वेस्ट का एक गार्डन बनाया हुआ है। ये जो संस्था है इसकी कोशिश है कि वो कम से कम प्रकृति का एक संदेश दे और प्रकृति की नियामतें किस किस तरीके से मौजूद हैं, प्रकृति में कौन से ऐसे तत्व हैं और विशेष तौर पे जो वेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक का बना हुआ, इसके बारे में जो शोध आ रहे हैं वो बेहद खतरनाक और चिंताजनक हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिन वेस्ट मटीरियल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय प्लास्टिक से बने हुए, उनको ख़त्म होने में 800 से 1000 साल तक लग सकता है। ऐसे में इन खतरनाक चीज़ों का कोई इस्तेमाल हो सकता है तो इस तरीके से उनको खूबसूरत बना करके हो सकता है। एक तरफ जहाँ प्रकृति इससे खूबसूरत लग रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरीके के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल भी हो सकता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। विश्व पर्यावरण दिवस है। इस खास मौके पर हम आपको लिए चलते हैं जुरासिक पार्क, जहां डायनासोर से लेकर डायनासोर के पसंदीदा पौधे तक आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो डायनासोर को पृथ्वी से विलुप्त हुए 6000 करोड़ साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन डायनासोर के जमाने के पेड़ पौधे अभी भी प्रकृति में मौजूद हैं और इन्हीं को संजोने का काम किया है हल्द्वानी के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जहां डायनासोर के साथ आपको उस काल के पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर जो जुरासिक पार्क बनाया है, जुरासिक पार्क चूँकि डायनासोर जिस समय थे उस समय की जो वनस्पतियाँ हैं वो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। जैसे फर्न है, मॉस है, साइकेड है, जिंको बाइलोवा है, चीड़ है। तो ऐसे पौधों को हमने यहाँ पर संरक्षित किया है ताकि आम आदमी यहाँ पर आके अवलोकन कर सके कि डायनासोर के टाइम में जो वनस्पतियाँ थी वो आज भी जीवित है। वन अनुसंधान केंद्र के जुरासिक पार्क में लगे ये हरे भरे लिवर वॉटर्स, मॉस, गिंको, फर्न, साइकस, पाइन और ऑर्किड डायनासोर की पसंदीदा प्रजातियां थी, जिसमें से फर्न और गिंको शुरुआती जुरासिक काल के पौधे हैं। इसीलिए जुरासिक काल की इन 7 प्रजातियों को देखने यहाँ आने वाले प्रकृति प्रेमी भी खासे खुश हैं। पहले देखें, पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब हम ये क्लाइमेट को हम वापस से पुरानी उसमें लाना चाहते हैं ताकि ये सब दोबारा से हो जाए। और ये जो जैसे डायनासोर्स हैं ये हमें पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं। इनको देख के हमें पता चलता है कि हमें इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए। डायनासोर और उसके पसंदीदा पौधों का एक कलेक्शन हमें बेमिसाल प्रकृति का संदेश देते हैं, जो इंसान के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। रिलायंस जियो में एक और बड़ा निवेश हुआ है। अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबाडाला ने रिलायंस जियो में 9,093 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश से मुबाडाला की जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% हिस्सेदारी हो गई है। 6 हफ्तों के अंदर जियो में छठा बड़ा निवेश है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इस निवेश को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो के एक साथ काम करने पर दुनिया में भारत निश्चित तौर पर सबसे बड़ा डिजिटल देश बनने की राह पर चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि कंपनी को मुबाडाला के अनुभव से फायदा होगा। वहीं मुबाडाला कंपनी के ग्रुप सीईओ खलादून अल मुबारक ने कहा कि जियो ने भारत में संचार और कनेक्टिविटी को पहले से बदल दिया है। एक निवेशक और भागीदार के तौर पर हम भारत की डिजिटल विकास यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।